सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने वीडियो लेक्चर थर्ड में। ठीक, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लास 12 सोशियोलॉजी की सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज स्टार्ट किया था, जिसके दो टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक जो था वो था हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा जो था वो था कॉलोनियलिज्म। ठीक, इन दो टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने जाना इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा था कि पास्ट और प्रेजेंट में सोसाइटी का क्या रिलेशन है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि अब इंडिया में इंग्लिश का क्या रोल है। तो हमने देखा था कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है उसको लिटरेट रेट में रखा जाता है। ठीक, मतलब जिस सोसाइटी का ये परसेप्शन है कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो पढ़ा लिखा है। कॉलोनियलिज्म के बारे में देखा था कि हमने ये देखा था कि इंडिया पहली बार ब्रिटिश के अंडर में गुलामी नहीं किया था। इससे पहले भी बहुत सी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, और हमने उन लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। उनको बोला था प्री कैपिटलिस्ट और एक को बोला था कैपिटलिस्ट। ठीक, ब्रिटिशर्स से पहले जो आए थे उनको प्री कैपिटलिस्ट की कैटेगरी में रखा था, जो ब्रिटिशर्स जब आए उनको हमने कैपिटलिस्ट की कैटेगरी में रखा। हमने देखा इसी के साथ साथ ये बहुत सारे लॉज लेके आए। ठीक, और इस चीज़ का इंडियन सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ पीपल होने लगा। लोग झारखंड से असम में टी प्लांटेशन के लिए जाने लगे थे, लेबर वर्क के लिए जाने लगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में। ठीक, इनको हम करेंगे अपनी कॉलोनियल एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक, अगले वीडियो लेक्चर में क्या आएगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम इनको प्रेजेंट इंडिया में देखेंगे कि आज के भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है ये दो फेजेस में कवर किया गया है। ठीक, एक पास्ट के फेज़ में, जिसको अभी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, मतलब कॉलोनियल एक्सपीरियंस के टाइम। ठीक, दूसरा प्रेजेंट या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम। ठीक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो ये दो फेजेस में आपकी बुक में ये जो टॉपिक है वो कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट वाला फेज़। देखिए, इस फेज़ में आपको ये टॉपिक कैसे पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। ठीक, इंट्रोडक्शन मतलब पहले आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है, फिर आपको बताया जाएगा कि अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हुआ, फिर उसके बाद आपको इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखाया जाएगा और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। सेम ऐसा ही हम अर्बनाइजेशन के साथ करेंगे कि ब्रिटेन में अर्बनाइजेशन कैसा हुआ और इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसा हुआ, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस शॉर्ट इंट्रो। देखिए, सबसे पहले मैं बताया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जहाँ पर हम प्रोडक्शन मशीन की हेल्प से करने लगे। ठीक, जहाँ पर ह्यूमन फोर्स या ह्यूमन लेबर कम हो जाए। ठीक, यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन या मेजर काम जो है वो वहाँ की मशीन करने लगे। ठीक, तो यही बात यहाँ बोली गई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि मशीन मेड प्रोडक्शन का इमरजेंस होना। ठीक, और इन मशीन को चलाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, जिसकी वजह से क्या आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक, मतलब हम बेसिकली एक फैक्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने लगे। ठीक, फिर एक रीज़न बताया गया है यहाँ पे कि पहले क्या था कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था। ठीक, जिसकी वजह से बहुत से कम लोग जो थे वो इंडस्ट्रियल एरिया में वर्किंग थे। ठीक, मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ खेतीबाड़ी के काम में लगे हुए थे, बहुत से कम लोग जो थे वो इंडस्ट्रियल एरिया में काम किया करते थे। लेकिन जब ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या ये जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो गई, मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने लगी, तो अब इसका उल्टा हो गया। अब बहुत से कम लोग जो हैं वो आपको एग्रीकल्चर एरिया में देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपको फैक्ट्री, ऑफिस या शॉप पे काम करते हुए मिलेंगे। ये सब किसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके बाद आपको एक इंसिडेंट बताया गया है कि वेस्ट लाइफ से यहाँ में समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप, इटली। ठीक, बेसिकली हम यूरोप को लेके समझ जाएंगे कि हम यूरोपियन नेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 90% जो पीपल थे यूरोपियन नेशन के वो टाउन्स और सिटीज़ में रह रहे थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। ठीक, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। ठीक, मतलब कि वहाँ के लोग कम से कम एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थे। ज़्यादातर लोग जो थे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक, अब एक चीज़ हमें यहाँ समझाई गई है, यहाँ हमें समझाया गया है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साथ साथ हों। ठीक, हो सकता है कि अर्बनाइजेशन पहले हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में हो। ठीक, हो सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा हो, वहाँ जो पहले की जो फैक्ट्रीज थी वो लगी है उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इस चीज़ को हम इंडिया के केस में पढ़ेंगे। ठीक,
तो वही चीज़ हमें समझाई जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन साथ साथ हो। इसका एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया गया है कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो गया, अर्बनाइजेशन बाद में हुआ। ठीक, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एकदम भसड़ मच गई। ठीक, जब एकदम भसड़ मच गई तो वो मतलब अर्बनाइजेशन कैसे कहलाया? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि एकदम प्लांट सिटी हो। ठीक, एकदम प्लांट सिटी हो, तो इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेस पे अपनी जो प्लेस थी उसको अर्बनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगा। ठीक, एकदम भसड़ मच गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का मतलब ये थोड़ी ना कि एकदम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट धीमे धीमे ही तो आ पाएगा। कुछ लोग एम्प्लॉयड हो गए थे, कुछ लोग एम्प्लॉयड नहीं थे, तो ऐसे करके। और वहाँ की जो स्ट्रक्चरल जो था वो उतना डेवलप नहीं था कि और भी लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयड कर पाएँ। तो यही चीज़ वहाँ बताई गई कि ब्रिटेन में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक, उसके बाद हमें लंदन का केस बताया जा रहा है। लंदन का केस हमें बताया जा रहा है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हुआ। तो बताया जा रहा है कि 1800 में जो कैपिटल सिटी है ब्रिटेन की, वहाँ हमने देखा कि 1.1 मिलियन पीपल्स रह रहे थे। ठीक, फिर 20वीं सेंचुरी आते आते ये जो लोग थे वो 7 मिलियन हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर वास्ट मैन्युफैक्चरिंग आ गई थी, कॉमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर बन गया था, जिसकी वजह से इसको हार्ट ऑफ द एक्सपेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर कहलाने लगा। मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, इंडस्ट्रीज़ का सेटलमेंट होने लगा। ठीक, जो लोग थे वो एग्रीकल्चर एरिया को छोड़ कर इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मनी रेट जो था वो भी हाई था। ठीक, इनको जो पे किया जा रहा था, जो पेमेंट किया जा रहा था वो भी हाई था। और इस सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक, उनमें भी लोगों को लेबर मिल रहा था, अच्छे से रोड डेवलप हो रही थी, अच्छे से रहने के लिए मिल रहा था। दैट्स वाई वी हैव सीन कि 1800 में इतने कम लोग थे, 20वीं सेंचुरी आते आते एकदम ये 7 मिलियन हो गए। और उस टाइम जब हम बात कर रहे हैं जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, मतलब 17वीं सेंचुरी की। ठीक, तो उस टाइम इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी का टाइटल दिया गया। ठीक, क्यों टाइटल दिया गया? क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल फाइनेंशियल सेंटर डेवलप हो गया था और इसको हार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बता दिया गया। क्यों? क्योंकि ये और जो एशियन नेशन थे वहाँ अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे, वहाँ जो भी हमने देखा था ना, लॉज ऑफ लैंड लगा दिए थे। ठीक, कि आपको क्या ग्रो करना है, कौन आपके ऊपर रूल करेगा, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम कर दिया था। तो वो सब ला ला के यहाँ रख रहे थे, इनके लिए ईजी हो गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये तो रही ब्रिटिश की बात। अब इंडिया में क्या कर रहे थे ये लोग? ठीक, इंडिया का क्या सिनेरियो है? तो बेसिकली हमें एक बात बताई गई है, स्टार्टिंग की गई है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से, कि जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन धीमे धीमे करके हुआ। ठीक, इनको तो इनकी जो कॉलोनीज थी वहाँ से भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती रही। ठीक, अच्छे खासे ये जो इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन एरिया था उसमें डेवलप कर गए। ठीक, अब इंडिया में इन्होंने क्या किया? इंडिया में ये अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने लगे, जिसकी वजह से इंडिया की जो इंडिजीनियस यानी घरेलू इंडस्ट्रीज थी वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक, वो ख़त्म हो गई। ठीक, उनका जो प्रोडक्ट था लोग खरीदना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो हैंडमेड था, हाथों से बना हुआ था, तो वो एक्सपेंसिव था। ये मशीनों से बना हुआ था, ठीक, कम टाइम में बन गया, मतलब जल्दी जल्दी बन गया, इसको बनाने में टाइम लगता था। इस वजह से ये जो था इसका जो प्राइस रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इनका जो प्राइस रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था इनके कंपैरिजन में। ठीक, जिसकी वजह से जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट बनाती थी उनको खरीदना कम कर दिया, या जो फॉरेन मार्केट था जहाँ जहाँ पर इंडिया इन सब चीज़ों को बेचा करती थी, ठीक, उन लोगों ने भी इन सब चीज़ों को खरीदना बंद कर दिया। ठीक, फिर आगे बताया जाए कि ब्रिटेन का जो मैन्युफैक्चरिंग था, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो तो बूम कर गया, मतलब उसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने का। लेकिन इंडिया के जो कॉटन और सिल्क मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, उनके रेट डाउन हो गए। ठीक, उनके रेट डाउन हो गए। जो फॉरेन मार्केट था उनमें इनकी डिमांड ही नहीं रही। ठीक, उनमें मशीन मेड प्रोडक्ट्स की डिमांड आ गई। ठीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते थे और उनका जो टेक्सचर होता था वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता था। ठीक, इस पीरियड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सी जो सिटी अर्बनाइज हो गई थी। ठीक, मतलब इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत सी सिटीज़ जो इंडिया में अर्बनाइज हो गई थी उनका भी डी अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। तो वही बात हमें की जा रही है यहाँ कि सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों ही हमारी गुजरात में है। ठीक, प्रेजेंट डे गुजरात, उस टाइम तो पूरा बॉम्बे ही था ना, ये ऐसे करके पूरा बॉम्बे ही था ना ये पूरा। ठीक, ये जो अर्बन सेंटर्स थे इनमें भी डी अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक, और वहीं बॉम्बे और मद्रास ग्रू करेंगे। क्यों ग्रू करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन ने अपनी स्पेशल अटेंशन दे रखी होती है, मतलब यहीं से तो उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी रूट्स को फैलाना स्टार्ट किया था। ठीक, अब ये क्यों ग्रो कर गई, इनका रीज़न हम आगे देखेंगे। देखिए,
ब्रिटिश ने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इन्होंने क्या किया, इंडिया की कुछ सिटीज़ के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, जैसे थांजावुर, ढाका, मुरीदाबाद, ठीक, इनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर लगा दी अपनी इंडस्ट्रीज़, ठीक, जिनमें मशीन थी, बहुत ही फास्ट स्पीड या फास्ट फेस पे काम करने वाली जो मशीन्स थी वो लगा दी, ठीक। तो जो हैंड मार्केट था, जहाँ हर चीज़ हाथ से बनाई जा रही थी, तो ऐसे लोग हो गए अनएम्प्लॉयड, ठीक, जिनका गुजारा खर्चा इनसे ही चलता था, ऐसे लोग हो गए अनएम्प्लॉयड। तो वही चीज़ हमें बताई जा रही है कि आर्टिशियंस थे, कोट जेनरेट थे, इन लोगों ने अपना मार्केट लॉस कर दिया, ठीक, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रही ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैकेनाइज्ड फैक्ट्रीज जो थी उनका सेटअपमेंट होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, ठीक। तो इसकी वजह से जो लोग थे वो मूव करने लगे वापस एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा था, ये लोग मूव करने लगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये स्टार्टिंग के फेस की बात की जा रही है, हालांकि इनसे कुछ खास एग्रीकल्चर के भी सेक्टर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लॉज ऑफ लैंड बना दिए थे। हमने देखा था ना, इन्होंने डिसाइड किया था कि आपके ऊपर रिवेन्यू लगेगा, उस रिवेन्यू को कवर करने के लिए आएंगे जमींदार्स, ठीक, यहाँ बैठे थे ब्रिटिशर्स, वो इनसे रिवेन्यू ले रहे। अब बीच में जमींदार्स हैं, वो भी तो फार्मर से कुछ अपना फ़ायदा लेंगे ना, तो वो इनसे डबल रिवेन्यू जा रहा था फार्मर्स को। ऊपर से उस टाइम नेचुरल क्लैमिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जा रही थी, कभी सूखा पड़ जा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया था कि कौन सी क्रॉप को ग्रीव किया जाएगा। तो जिन आर्टिशियंस और कोट जनरेट ने अपना मार्केट लॉस किया था, वो एग्रीकल्चर एरिया की तरफ मूव कर गए, तब उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, ठीक। इन सब चीज़ों की वजह से फिर ये स्टार्टिंग का फेज़ है, वापस ये दोबारा ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज़ होंगी, जो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, उन्हीं में काम करने लगेंगे। अब सोशियोलॉजिकल एक स्टडी हुई जिसमें ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किया है वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अपने यहाँ तो वहाँ उन्होंने पीसफुल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कर लिया, यहाँ पर जो इंडियंस थे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक, उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया गया। तो वही चीज़ बताई जाएगी हमें इस लेक्चर में। तो देखिए, ये एक बॉक्स 1.4 का डेटा है, मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, आप प्लीज़ बुक रीड कीजिएगा तो इसको ज़रूर समझिएगा। उसमें हमें बताया गया है कि इंडिया के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं था कि वहाँ पर मशीन मेड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, मशीनों से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, मशीनों से प्रोड्यूस, इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यू सोशल ग्रुप्स का भी राइज होने लगा, ठीक, न्यू सोशल रिलेशन बनने लगे। इसका डायरेक्टली मीन्स है कि यहाँ पर मिडिल क्लास, ठीक, जो थोड़े से पढ़े लिखे हो गए थे, जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर लाई थी। ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे ना, 10th में भी पढ़ा होगा, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो बेसिकली उसमें मिडिल क्लास पीपल्स का ही हाथ होता था, तो उसका भी हमें राइज देखने को मिला, ठीक। अब ऐसा क्यों था कि सिर्फ मशीन मेड प्रोडक्शन क्यों नहीं था, हमने अभी देखा ना थोड़ी देर पहले कि थांजावुर, मुरीदाबाद, ढाका के जो लोग थे उन्होंने अपना मार्केट लॉस कर दिया, ठीक, क्योंकि वहाँ वो सारी चीज़ें हाथों से बना रहे थे, वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए, तो वहाँ उन्हें जमींदार्स देखने को मिले, ठीक, जो लैंड के ऊपर पैरासाइट की तरह बैठे हुए थे, ठीक। वो कह रही थी ब्रिटिश कि आप हमें इतना रेवेन्यू दो, और ये उनसे दुगना ले रहे थे। क्यों, इन्हें अपना भी तो प्रॉफिट कमाना था ना, अपना भी तो प्रॉफिट अर्न करना था। उसके बाद ये जो मिडिल क्लास लोग थे, ये थोड़े से एजुकेटेड लोग थे। अब एजुकेटेड लोग थे तो इनकी मेंटालिटी ये थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जाएंगे नहीं, तो ये जॉब हंटर्स हो गए, ग्रेजुएट जॉब हंटर्स का मतलब है नौकरी की तलाश में भटकने लगे। उसके बाद अब हम आते हैं अपने अर्बनाइजेशन पे। ये पीछे बात हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट की इंडिया में। अर्बनाइजेशन की बात की जा रही है। देखिए, बेसिकली इस चीज़ को तो हम भी समझते हैं कि जो पोर्ट सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रेड रिलेशन में बहुत आसानी होती है कि आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ आसानी से ला सकते हैं और कुछ भी चीज़ आसानी से ले जा सकते हैं। तो वही बताइए, जैसे कोस्टल सिटीज़ मुंबई हैं, कोलकाता हैं, चेन्नई हैं, इनका अभी प्रेजेंट में भी इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जा सकती है। कॉलोनियल सिटीज़ जो थी वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गई, मतलब कॉलोनियल रूल जो था वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गया। तो इन्होंने बेसिकली ऐसी सिटीज़ के ऊपर अपना कब्जा करना स्टार्ट किया। उन सिटीज़ को नाम दे दिया कॉलोनियल सिटीज़, ठीक, जहाँ से ये अपने इकोनॉमिक सेंटर को क्रिएट कर रहे थे। मतलब इंडिया में जैसे इंडिगो को ये ग्रो करवा रहे थे, इंडिगो ग्रो हुआ, ठीक, उसको लादा एक शिप में और ले जाके अपनी कंट्री में डाई के लिए छोड़ा, ठीक, वहाँ से जो मैन्युफैक्चर मटेरियल था उसको लाके इंडिया में ही बेचना। मतलब आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ से उन सब चीज़ों को सस्ते में ले जा रहे, वहाँ से मैन्युफैक्चर करके इंडिया में डबल रेट में बेच रहे थे, आके डबल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। इसको बोला गया एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। ये चालाकी थी इनकी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बॉम्बे जैसी और भी सिटीज़ थी जिनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। बॉम्बे को रीप्लांट किया, रीडेवलप किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक। 1900 में 3 क्वार्टर जो शिप का था कॉटन से भरा हुआ, उसको इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, ठीक, बाहर भेजा। वहाँ जाकर इसको थ्रेड में कन्वर्ट किया, इंडस्ट्रीज़ में जाकर
और उसको एक क्लॉथ में कन्वर्ट किया, जिसको इन्होंने वापस इंडिया में ही आके बेच दिया। ठीक, लोग तो कपड़े पहनेंगे ही ना, इंडिया में ही आकर बेच दिया और जो दूसरी कंट्रीज़ थी उनमें जाके बेच दिया। तो इन्होंने कमा लिया प्रॉफिट, जिसकी वजह से ये अपनी कंट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ये सब जो कंटेंट था इनकी कंट्री को डेवलप करने में बहुत मदद मिली इनको कॉलोनियल सिटीज़ से। उसके बाद क्या कर रहे थे, बॉम्बे से कॉटन ले जा रहे थे, उसके बाद कोलकाता से ये जूट, कोलकाता से जूट आपको पता है ना, कोलकाता के पास हुगली रिवर है जहाँ पर बहुत फाइन जूट का प्रोडक्शन होता है, हुगली रिवर के पास। ठीक, तो वहाँ से ये जूट ले जा रहे थे। कहाँ, डुंडी, डुंडी एक सिटी है स्कॉटलैंड की। ठीक, सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। मद्रास से ये कॉफ़ी ले जा रहे थे, शुगर ले जा रहे थे, इंडिगो डाइज ले जा रहे थे। इंडिगो के तो चक्कर में सत्याग्रह हुआ था। मैं ज़्यादा हिस्ट्री में जा नहीं रही हूँ क्योंकि हमारी सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री थोड़ी ना। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मैं इसको आपको बहुत डीप में एनालाइज करके बताऊँगी। ठीक, कॉटन वगैरह ये सब ब्रिटेन में ले जा रहे थे, जो कि इनको एक फाइन प्रोडक्ट देने में बहुत हेल्प कर रही थी। सारा रॉ मटेरियल तो यहाँ से अपनी कॉलोनीज से कवर करे, वहाँ जाके सिर्फ इन्हें इसको एक फाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था और प्रॉफिट अर्न करना था। इसको बोला गया ग्लोबल कैपिटलिज्म। अब अर्बनाइजेशन का यहाँ क्या सीन था, देखिए इनके आते ही हमने देखा कि सूरत और मसूलीपट्टनम ने अपना अर्बन सेंटर भी लॉस कर दिया। ठीक, इनने अपनी नई सिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग, जहाँ इंडस्ट्रीज़ का सेटअपमेंट किया, अपने अकॉर्डिंग नई सिटीज़ को डेवलप किया, जिसको कॉलोनियल सिटीज़ बोला गया। कोलकाता उनमें से सबसे पहले थी। ठीक, कोलकाता जो थी वो उनमें से सबसे पहले थी जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपना सबसे पहले कब्जा बनाया। देखिए कैसे, जब 1619 में एक इंग्लिश मर्चेंट थे। ठीक, आपको ये तो पता है ना कि सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये जो कंपनी थी वो किन की थी, बेसिकली ये ग्रुप था मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का। तो जब वही बात की जा रही है कि एक व्यापारी थे जॉब चार्नोक। ठीक, वो इंडिया में आए और उन्होंने उस टाइम जो भी रूलिंग पर्सन था, ठीक, जो भी रूल कर रहा था, कोई राजा मुगल वगैरह, उनसे परमिशन ली कि हम कोलकाता के 3 विलेजेस, कोलीकट, गोविंदपुर और सतुनती, ठीक, इनको किराए पे ले रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद इन्होंने धीमे धीमे वहाँ अपना कब्जा बनाना स्टार्ट किया। ठीक, किराए पे इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि ये हुगली रिवर के पास थे, वहाँ जूट का फाइन प्रोडक्शन हो रहा था। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का जूट ग्रो होता है हुगली रिवर के पास। ठीक, जो इनको एक फाइन प्रोडक्ट देने में बहुत ज़्यादा मदद करती। ठीक, इसको किराए पे लिया, धीमे धीमे करके इन्होंने वहाँ अपनी एक स्ट्रॉन्ग पावर को डेवलप कर लिया। ठीक, सबसे पहले इन्होंने वहाँ की जो पोस्ट थी, यानी जितना वो एरिया था, उसको सील किया। कैसे सील किया, इन्होंने वहाँ बना लिया फोर्ट विलियम। ठीक, अपना एक किला बना लिया, जिसके ऊपर पहरेदारी के लिए खड़े कर दिए इन्होंने अपने मिलिट्री पर्सन्स, ठीक, जवान, और उनको डिफेंसिव पर्पस यानी वेपन्स वगैरह के साथ खड़ा कर दिया, ताकि कोई भी किंग वगैरह आके इनको हमसे छीन ना पाए। ठीक, जो पोर्ट सिटी थी, जो किला बना और जो वहाँ का एरिया था जिसको मैदान बोला गया, उसको इन्होंने अपना मेजर पार्ट बनाया। ठीक, ऐसे करके पूरा एरिया कवर, मतलब पूरे ये 3 गांव कवर हो गए, इतना बड़ा किला बना के खड़ा कर दिया। ठीक, तो यही सब था। उसके बाद टी प्लांटेशन, हम देखेंगे कि हमारे यहाँ मजदूरी कैसे दी जाती थी। वहाँ तो लोग अच्छे खासे एम्प्लॉयड हो रहे थे। वो पहले ही पॉइंट में कहते हैं कि हमारे यहाँ जब स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी बहुत कम थी तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में थे। जब टेक्नोलॉजी हाई हो गई तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर एरिया को छोड़कर इंडस्ट्रीज़, ऑफिसेज, कॉमर्शियल सेक्टर में आने लगे। अब टी प्लांटेशन का इंडिया में क्या सीन था जो ये ले जा रहे थे। बेसिकली हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का कोलोनियलिज्म का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वी हैव स्टडीड मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसमें हमने देखा था कि झारखंड से लोग असम तक एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे। ठीक, टी गार्डन्स में लेबरिंग वर्क के लिए जा रहे थे। टी प्लांटेशन में बेसिकली 2 लोग हुआ करते थे, एक था प्लांटर्स, दूसरे थे लेबर्स। प्लांटर्स वो थे जिनको मस्त बैठ के देखना था कि लेबर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, लेबर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली टी फैक्ट्री उस टाइम असम में थी जहाँ पर टी गार्डन्स बने हुए थे। ठीक, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया से जो लेबर के लिए काम लेबर ले जाई जा रही थी वो फोर्सफुली ले जाई जा रही थी। ठीक, या उनको कैसे भी पकड़ के उठा के ले गए। देखा ये फिजिकली थोड़ा सा फिट है, उठा के ले गए, दिन रात घिटवा के उनसे काम करवाया। ठीक, दूसरा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उन्होंने इन लेबर्स को इंसान नहीं समझा। ठीक, बहुत से स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे, बहुत से हार्श रूल बना रखे थे। इनमें से कुछ लेबर्स तो ऐसे थे जिन्होंने मतलब जिनको ज़बरदस्ती यहाँ असम में काम करने के लिए ले जाया गया, वो मतलब काम करते रहे उन्हें अपनी जवानी बुढ़ापा सब वहीं गुजार दिया। वो अपनी फैमिली से कभी मिल ही नहीं पाए। ठीक, तो हार्श मीन्स और लेबर्स का यूज़
दिखाया गया। आप इन सब चीज़ों को फिक्शनल मीन से, आई मीन मूवीज़ और फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे ये इंडिया के पीपल्स को ट्रीट कर रहे थे, हम इंडियंस को कैसे ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो यही सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि इन्होंने ब्रिटेन में क्या किया, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही क्वाइट फेज में आराम से करवा लिया, ठीक। अपने लोगों की तो चिंता की, लेकिन जिस कंट्री को ये ब्रिटिशर्स कॉलोनी बनाए हुए थे वहाँ के लोगों के साथ इन्होंने बहुत ट्रेजिक सिचुएशन ला दी, ठीक। हमारे सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको इंडस्ट्रियलाइज करवा दिया, ठीक। उसके बाद जो अर्बन सेंटर्स थे उनको डी अर्बन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अपनी कॉलोनियल सिटीज़ बनाने लगे, ठीक। अपने रूल्स चलाने लगे पहले। उसके बाद हमने देखा था कि इन्होंने दिमाग इनका देखिए कि इन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को कवर किया, इसी बात के तो ये मर्चेंट बोले जाते हैं, उन्हीं एरियाज़ को कवर किया जहाँ से इनको हाई रेट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, ठीक। वहाँ से कब्जा स्टार्ट किया, प्रॉफिट अर्न किया, मिलिट्री तैयार की, और जो नेटिव या इंडिजीनियस किंग थे उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, और किंग का जो रूल था उसको उखाड़ फेंका, अपना रूल सेटअप कर लिया, ढंग से एक्सप्लॉइट करके अपनी कंट्री को डेवलप कर लिया। यही था कॉलोनियलिज्म में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।